Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu 28th of October 2023. From today's paper, we'll be discussing about the death penalty in the Qatar, women and the China-India का जो relationship है उसमें कुछ potential दिख रहा है उसके ऊपर एक editorial. Starting with our first topic that why have the former Indian Navy personnel sentenced to death in the Qatar? 8 former Indian Navy personnel working for a company in Doha were given the death penalty by a local court in the Qatar. इंडिया के 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल जो कि दोहा में कंपनी के लिए काम करते थे, कतर की लोकल कोर्ट ने उनको डेथ पेनल्टी जो है वो सुनाई है वहां. तो ये जो फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल है ये डिफेंस कंपनी के लिए काम करती थी कतर के अंदर. दिस कंपनी वाज इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग कतर आर्म्ड फोर्सेस. ध्यान से सुनेंगे, कतर की एक डिफेंस कंपनी है जहां पे ये फॉर्मर इंडियन की नेवी ऑफिसर्स पर्सोनल जो है काम करते थे. ये कंपनी क्या काम करती थी? ये जो कंपनी है इट वाज इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग ऑफ कतर आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो कतर रीजन है, जो कतर कंट्री है आपकी, उस कंट्री की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको ट्रेनिंग देने में ये कंपनी इन्वॉल्व थी. इट ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द हाई टेक Italian origin submarines that are known for the stealth capability. So the former Navy personnel have been charged with the offense of spying for Israel on Qatar's advanced submarine. तो यहाँ पे इनका कहना है कि हमने क्यों अरेस्ट किया है. इनके ऊपर जो चार्ज लगा वो ये है कि आप इजराइल के लिए या हमारा जो कतर की जो एडवांस सबमरीन है उस पर आप स्पाई कर रहे हो. ऑफेंस यहाँ पे स्पाइंग का लगा है, एक्सपिनियाज का लगा है. So what will be the impact of this verdict on the India-Qatar relation? अब इस पे आपका पूरा एडिटोरियल जो है वो पेपर में आया है कि इंडिया और कतर की जो रिलेशंस है इस पे क्या असर पड़ेगा. पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं और फिर एडिटोरियल पे चलते हैं कि वहां राइटर का क्या मानना है. सबसे पहली बात आप इसको ये समझो, कम से कम 7 लाख इंडियंस कतर में है आज की डेट में. Qatar is the largest supplier of LNG, that is liquefied natural gas to India. यानी 48% इंडिया का जो भी ग्लोबल LNG सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो कतर से होता है. इंडिया का टोटल जो LNG इंपोर्ट है उसका सिर्फ इसका 48%, लगभग 50% जो है कतर से आ रहा है. इंडिया ऑल्सो इंपोर्ट इथाइलिन, प्रोपाइलिन, अमोनिया, यूरिया, प्रोथाइलिन फ्रॉम पॉलीइथाइलिन फ्रॉम कतर. तो ये तो हमारी डिपेंडेंसी है कतर के ऊपर. तो इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी होने के बाद ये एक तरह से एक बहुत बड़ा टेस्ट है इंडिया के लिए, जो कि मोदी सरकार जिसके लिए फेमस है, डिप्लोमेटिक स्किल. कि हमको हमारे जो वहां पे ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड फॉर्मर जो ऑफिसर्स है उनको भी सपोर्ट करना है, रिलेशनशिप भी खराब नहीं करना है, ग्लोबल इमेज पे बना के रखना है, इंटरनेशनल रिलेशन भी बरकरार रखनी है. तो ये हमारी कंट्री के डिप्लोमेटिक स्किल्स के लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्ट है. The trial was shrouded in the secrecy with the scant information on the charges and evidence against the former Indian Navy serviceman arrested in the August 2022. तो बेसिकली 2022 में अरेस्ट किया गया. इनकी फैमिली मेंबर जो है उन्होंने बहुत सारी प्लीज जो है वहां पे दी. इंडियन डिप्लोमेट इन दोहा, कतर हैज नॉट एक्सप्लेन व्हाई इट हैज नॉट डाइवर्ज द डिटेल्स ऑफ द केस. लेकिन कतर ने अभी तक इस केस की कोई डिटेल्ड जो है वो नहीं दी है. इवन द जजमेंट हैज येट टू बी शेयर्ड विद न्यू दिल्ली. लीक रिपोर्ट सजेस्ट दैट कि इनको क्यों अरेस्ट किया गया, बिकॉज इनके ऊपर स्पाई का चार्ज है. बट अभी भी जो डिटेलिंग है वो कतर ने बाहर लीक नहीं किया है. इंडियन ऑफिशियल्स कतर गए हैं कि आप जो भी ये प्लीड कर रहे हो उसमें लीनियंसी दिखाओ थोड़ी बहुत, या आप थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी दिखाओ कि केस के बारे में आप हमें बताओ. बट इसमें भी अभी कोई कुछ कतर की तरफ से कोई पॉजिटिव नोट जो है वो सामने नहीं आया है. Well, this case has some parallel to the case of the former naval commander Jadhav, who is on the death row too in Pakistan.
तो ये केस बिल्कुल उस तरह से है, देखो पाकिस्तान में भी एक हमारा केस है जिसमें नेवल कमांडर जो जाधव है उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई। बट यहाँ माइनर डिफरेंस क्या है, कतर के साथ इंडिया की जो रिलेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक और डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट, इंडिया जो है 40% एलएनजी भी ले रहा है कतर से। इंडिया जो है कतर का थर्ड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट है, स्पेशली रॉ मटेरियल के केसेस में, फ्रेश फूड आइटम्स जो है इनके केसेस में। तो पर्टिनेटली these supply continued despite the गल्फ ब्लॉकेड। तो कतर के अंदर 2017 में गल्फ ब्लॉकेड हुआ, उसके बाद भी ये सारी सप्लाई जो है चालू रही। इन एडिशन 7 लाख जो इंडियन एक्सपेट्रिएट्स है ये कतर इंस्टीट्यूशन के पार्ट है इंडस्ट्रीज में वर्कफोर्स। So a rift in the ties which a sentence like this is bound to engender will be the detriment of both the countries. India must make this clear to the Qatar. तो इंडिया जो है कतर को ये समझाना पड़ेगा इंडिया को कि अगर इसमें कोई लीनियंसी नहीं हुई तो ये दोनों कंट्रीज को इसमें भारी लॉस होगा। So this is the data is showing because of the import and highly dependency on many things, especially the raw materials. The government must waste no time in charting the next step to ensure the Indians are given the best possible support in an appeal. Now coming to the second topic, that women can make the world better. इसी से मिलता जुलता कल या परसों हमने एक और एडिटोरियल डिस्कशन किया था अबाउट द विमेन। यहाँ पे फिर राइटर ये कह रहा है कि विमेन जो है वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं। तो क्या ये वर्ल्ड को सुंदर बनाने की बात कर रहा है कि येलो कलर से पिंक कलर कर देंगी हम सब लड़कों को ऐसे मेकअप कर देंगी? नो, यहाँ पे इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। दैट द इकोनॉमिक हिस्ट्री हैज लॉन्ग बीन क्रॉनिकल्ड थ्रू अ मेल लेंस emphasizing the contributions of men and their viewpoint. So just look at the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. देखो जब हम इकोनॉमिक साइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, when we talk about the economic science, इसकी कैटेगरी के अंदर जो नोबल मेमोरियल प्राइज मिलता है, नोबल मेमोरियल जो प्राइज मिलता है 1969 से लेके अब तक 90 यानी कि 90 जो मेन है उनको ये अवार्ड मिला है, लेकिन विमेन कितनी है? सिर्फ और सिर्फ मात्र 3। और जो पहली थी दैट इज एलिनर ऑस्ट्रम, 2009 में उनको अवार्ड मिला फॉर एक्सप्लेनिंग द लोकल कम्युनिटीज, most of them in the developing countries govern themselves. The second, Esther Duflo, won in 2019 for her experimental work in alleviating the global poverty. So economic science जो है, it is focused more on studying the system for producing economically valuable goods and services efficiently. Natural और जो human resources है are measured by economists in the money terms, पैसे की terms में। तो जो क्लाउडिया गॉल्डन, इनको अपने अवार्ड मिला इनके काम के लिए क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन किया दैट women earn less money than men even when they do the same work. So Claudia Golden was awarded for her work because she explained in a pretty good manner that women और men अगर इक्वल काम करते हैं तो भी women को पेमेंट कम मिलता है, वो कम कमा पाती है। क्यों? क्योंकि women का जो फैमिली के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है। A woman work in the family contributes to the well-being of the human in the society. It does not add to the growth of economy. यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन बोल रही है यहाँ पे राइटर कि जो women है उनका कंट्रीब्यूशन और मेन का कंट्रीब्यूशन अगर वो दोनों एक ही जैसा जॉब कर रहे हैं तो वुमेन का काम जो है इकोनॉमिक पैसे की टर्म्स में कम है, कमाने की टर्म्स में कम है, बट मेन का जो है वो ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वुमेन जॉब के साथ बाकी का टाइम घर पे देती है, घर पे वो एक ह्यूमंस को रेज कर रही है, बच्चों को रेज कर रही है, सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम कर रही है, बट उसको उसके लिए पैसा नहीं मिलता है, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होता है। तो मिस गोल्डन research revealed that women who also attend to the caring work required for families at home are considered less valuable in the economic enterprises because they cannot commit to continuously working full time for their employers, which men can. So the future of the work and India. तो यहाँ पे इंडिया का क्या फ्यूचर है काम को लेकर? सबसे पहले जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पैटर्न है वो पूरे विश्व में ही शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जैसे कि इंडस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ स्टैब्लिशमेंट है,
ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है इवन इन द रिच कंट्री. More employment is being generated now in the gig economy and informal sector. Even जो large industry establishments है, jobs are on the short-term contract. These strengthen the future of the world are special challenge for India, which has the largest number of youth in the world. They are finding the fewer opportunities for the dignified work with adequate income and social security, even though the Indian economy is among the fastest growing in the world. इंडिया के अंदर अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें 191 कंट्रीज में इंडिया की रैंक आई है 132. बट अभी भी एक हमारा जो इन्वेस्टमेंट है केयर गिविंग सर्विसेज में बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है. कैसे? सैडली जैसे कि जो केयर गिविंग वर्क्स होते हैं उनको मॉनेटरी वाइज बहुत कम वैल्यू मिलता है. जैसे कि आशा वर्कर्स है, जैसे अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ सर्विसेज, आंगनवाड़ी में जो काम है उनको बहुत ही कम पैसा देते हैं, बहुत ही कम. ना इज्जत है ना पैसा है. तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी इट हैज कॉल्ड द G20 टू सपोर्ट द ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, जो कि G20 में जो कि जीडीपी के बियॉन्ड जा रही होती. इस बार का जो आपके पास विजन था वो था वन अर्थ, वन इकोनॉमी और वन फ्यूचर. इंडिया ने अपने एक डिफरेंट विजन भी बताया, वसुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, जहाँ पे जीडीपी एक मॉनेटरी मेजर है ऑफ ओनली द इकोनॉमिक कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी. यहाँ पे केयर गिविंग वर्क को बिल्कुल वैल्यू नहीं करता है. तो इसीलिए इसको परस्यू करने के लिए, so to pursue the ambition to become a $10 trillion GDP economy, policymakers even in India want to pluck women out of their families and from the informal world. तो यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स उनका उद्देश्य ये होगा कि विमेन को फैमिली से बाहर निकाल के काम पे लगाया जाए, उस काम पे लगाया जाए जहाँ पे उनको पैसा मिल रहा. हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि हमको 2030 तक पूरी तरह से कंप्लीट करने हैं. So it covers a range of environmental, social and economic problems that must be solved simultaneously to make the progress more inclusive and sustainable. The G20 has assessed that at the midway point to the 2030, the global progress on the Sustainable Development Goal is off track with only 12% of the targets on the track. हमारा जो एसडीजी जो कि 2030 तक हमें पूरा करना है पूरी तरह से ट्रैक से बाहर है. मात्र जो 12% है वो हम ट्रैक पे चल रहे हैं. Now, many wise men have advised that we cannot solve the complex systematic problems with the same way of thinking that have caused them. बहुत ही अच्छी लाइन. यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर हमको सॉल्व करना है तो हम उसी सोच से सॉल्व नहीं कर सकते जिस सोच से वो प्रॉब्लम आई है. We need to change our thought. So the prevalent paradigm of public policy is for the domain expert of determine best solutions in their respective area and for government organizations and non-governmental organizations to deliver them on a scale. However, जो educational solutions that work in Kerala will not suit Bihar. Water management system that suit Rajasthan will not suit. यानी कि one elephant fits all वाली approach यहाँ पे काम नहीं करेगी. Therefore, complex problems must be solved bottom up, not top down. आपको ग्राउंड से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा. जो केयर सर्विस है उनको वैल्यू देनी पड़ेगी. जो मैस्कुलिन व्यू है इकोनॉमी का वो क्या होता है, आप प्रोडक्शन करो जो कि मशीन ड्रिवन है, कंपटीशन है. जबकि जो फेमिनिन व्यू है इकोनॉमी का वो क्या है, सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग जो कि केयर करता है. तो हमारी जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है तो फार वो मेन ने डोमिनेट करी है. इसीलिए it has created a tragedy of the commons. Nobel laureate Ostrom showed how local communities, often with the women at their center, cooperatively govern the local resources equitably and sustainably. So MS Ostrom proposed a different paradigm based on cooperation, equity and sustainability for realizing the promise of commons, which is the urgent need of this millennium. A paradigm change is required in the economics. Paradigm changes always require a power shift, which is difficult because people will power will not let go. पावर का मतलब यहाँ पे क्या है, मनी जो है वो पावर देता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है पावर देती है, फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे पावर दे रहा है, साइंस जो है वहाँ पावर दे रहा है. इनफैक्ट दिस इज द बेसिस ऑफ अ कास्ट सिस्टम ऑफ पावर इन ऑल द सोसाइटीज एज वेल. तो जो पावर ऑफ मनी जिसके पास अथॉरिटी है, हायर एजुकेशन है, अपर कास्ट है, so they all have the power in this space. This is how
वुमेन अगर इन सब में पार्टिसिपेट करती है तो वो पूरी वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट द चाइना इंडिया पार्टनरशिप। इनका जो ग्लोबल पोटेंशियल है, चाहे कितना भी क्राइसिस हो, जो भी डिस्प्यूट हो लैंड बाउंड्री को लेकर, दोनों कंट्रीज आपस में बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों की पार्टनरशिप हो जाए तो देयर इज अ वास्ट वास्ट पोटेंशियल। कैसे? देखो, यूक्रेन का सीन चल ही रहा था कि वेस्ट एशिया में ट्रबल हो गया, इसराइल गाजा वगैरह सब आ गया। तो जो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट थे वो इंटरलॉक एंड ग्लोबल टेररिस्ट पीस डेवलपमेंट सब हैम्पर हो रहे हैं। वर्ल्ड को हुआ क्या है, किस तरह से हमें रिस्पॉन्स करना है, राइटर कह रहा है। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है ये राइटर दिखता है। दोनों एक एशियन सिविलाइजेशन है, सदियों से चलती आ रही है। इनके जो थॉट्स है फ्यूचर को लेके, मैनकाइंड की डेस्टिनी को लेके, वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। Chinese people have cherished a vision of a world of fairness and justice for the common good since ancient times. और हमारे इंडियन लिटरेचर में भी क्या बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम के बारे में, लगभग दोनों सेम चीज। 1950 से चाइना और इंडिया ने जॉइंटली 5 प्रिंसिपल जो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इनिशिएट किया, which is turned into basic norms governing the international relations. दोनों ही लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, पॉपुलेशन ओवर 1 बिलियन है। चाइना और इंडिया दोनों ही क्रूशल स्टेज की डेवलपमेंट और रिविटलाइजेशन की क्रूशल स्टेज पर है। इन दोनों कंट्रीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द एबिलिटी द अपॉर्चुनिटी टू इल्यूमिनेट द पाथ फॉरवर्ड फॉर मैनकाइंड। The answers China's president gives out is to build a global community of a shared future. The vision of global community of shared future has been included in the United Nations General Assembly resolutions for 6 consecutive years and incorporated in the resolutions and declarations of multilateral mechanism, जैसे कि आपके पास SCO है, ब्रिक्स। तो यहाँ पे जितनी सिमिलैरिटीज है, तो विजन पॉइंट क्या हो सकते हैं दोनों के बीच में, दैट they keep the correct direction of the economic globalization, jointly build an open world economy that reflects the demand and represent the interest of developing countries. Unilateralism, protectionism, decoupling, winners talks all, इन सबको आप रिजेक्ट करो, उनको टीम वर्क के साथ आगे चलना पड़ेगा फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इसके बारे में राइटर का कह रहा है कि चाइना इंडिया अगर एक साथ आते हैं तो ये विजन से जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो यही था आज का एडिटोरियल डिस्कशन। देयर वाज नो मच इन टुडेस न्यूज़पेपर, ऑलमोस्ट सारी चीजें रिपीटेड थी, इसलिए हमने इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं दिया। बट ये टाइम आप जो है सिर्फ एक बार रीड ऑन कर लीजिए और आपका जो स्टैटिक पोर्शन है आप उस पर लग जाइए आज, या अगर आपका कोई भी रिविजन बाकी है आप उस पर आप लग जाइए। दिस इज हाउ यू सेव टाइम हियर। ओके, थैंक यू सो मच।